स्किल है Q1 एंड Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर था R1 एंड R2। तो सपोज कीजिए कि वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इसका फार्मूला है, अब देखिए आज के बाद मैं इसके बदले K से काम चलाऊंगा, ठीक है, अदरवाइज ये थोड़ा लेंदी लगते रहता है। जहां पे K लिखेंगे तो इसका मतलब आप समझिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसके अलावा कुछ और लिखना रहेगा तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसका फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का होल क्यू R21, राइट। और यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 विथ प्रॉपर अलजेब्राइक साइन, मतलब साइन के साथ पुट करना है। तो इसी को अगर हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो R21 इक्वल टू क्या लिखिएगा, R2 माइनस R1। तो R2 के बदले आप पोजीशन वेक्टर लिखेंगे x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो R21 इक्वल टू हो गया, i को i के साथ आप कर देंगे तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। और इसका मैग्नीट्यूड रहेगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R21। तो यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम में मेरा ये फार्मूला बन गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू K Q1 Q2 x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k डिवाइडेड बाई एक q। अब यहां देखिएगा ये तो रूट था ना, तो इसका पावर हाफ है, तो इस क्वांटिटी का पावर हाफ है और ऊपर में लगा हुआ था q, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर टू द पावर व्हाट 3/2। नाउ सपोज कीजिए कि अब ये मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ जिसको मैं 3 डायमेंशन में कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट किया हूं आपके सामने। तो इसका अगर x कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट i को छोड़कर जो बचता है दैट इज कॉल्ड x कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट क्या होगा K Q1 Q2 इंटू x2 माइनस x1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर के पावर 3/2। सिमिलरली इसका बाइक कंपोनेंट रहेगा, तो बाइक कंपोनेंट के लिए j को छोड़कर हम लोग j के कोफिशिएंट को, राइट, तो इसका बाइक कंपोनेंट रहेगा K Q1 Q2 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसका z कंपोनेंट हो जाएगा K Q1 Q2 z2 माइनस z1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर की पावर कितना रहेगा 3/2। ओके, तो ये था कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऑल द टाइम मुझे कार्टेशियन फॉर्म का ही रिक्वायरमेंट होगा, बट सो मेनी टाइम्स ऐसा रहता है जहां पे जैसे आपको वेक्टर में पढ़ाए थे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए आप पैरेललोग्राम लॉ का भी यूज कर सकते हैं। तो सो मेनी प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं पैरेललोग्राम लॉ से भी सॉल्व कर दूंगा। लेकिन मान लेते हैं कि 10 वेक्टर है, 6 वेक्टर आ गया, तो 6 वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ से अगर आप उसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उस टाइम पे बेस्ट क्या रहेगा कि दैट प्रॉब्लम सॉल्व बाय कार्टेशियन सिस्टम। तो और या समटाइम्स ऐसा भी रहता है कि आपसे पूछा जाएगा कि इसका जब हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या है। तो जब एक्स कंपोनेंट पूछा जाएगा तो आपको कार्टेशियन सिस्टम में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आना चाहिए। तो उस टाइम पे पोजीशन वेक्टर R1 R2 आप तरीके से जानते हैं, तो इस तरीके से आप इसको लेकर चल सकते हैं।
अब नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है कि सपोज कीजिए कि मेरे पास फोर चार्ज पार्टिकल है, ऐसा समझिए, और इसका डिस्टेंस है या कह सकते हैं पोजीशन है 4 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इसका है 4 2, इसका है पोजीशन वेक्टर 4 3। तो अकॉर्डिंग ये आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ा चुका हूं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी आपको दिखाया था कि किसी भी बॉडी पे सपोज कीजिए कि मोर देन वन फोर्स लग रहा है तो वन फोर्स का इफेक्ट दूसरे फोर्स से इंडिपेंडेंट होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट, घर पे भी इसको लिख लीजिएगा, ऐसे मैं इसका पीडीएफ भी बना के आपको भेज दूंगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट फोर्स ऑफ वन चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स बाय अदर चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज कीजिए कि हम लोग को नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है ऑन Q4, करेक्ट। तो जब नेट फोर्स Q4 पर निकालना है तो इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत काम में आएगा, प्लस फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3। बट इस Q4 पे जो Q1 फोर्स लगाएगा दैट फोर्स इज अनअफेक्टेड विच इज अप्लाइड बाय Q2 एंड Q3। इसका मतलब है कि Q1 जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो फोर्स Q2 और Q3 जो लगाएगा उससे इंडिपेंडेंट रहेगा। यहां देखिएगा सब लोग, तो Q1 जो इस पे लगाएगा वो Q2 एंड Q3 से इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम लेंगे उसमें बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, ठीक है। इको हो रहा है वॉइस, अभी ठीक है? देखिए तो अभी ठीक रहेगा। ओके, तो देखिए वंस अगेन, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये था कि कोई भी चार्ज, देखिए हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि ये फिजिबल नहीं रहा जूम का क्लास तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग पे आ जाएंगे, लेकिन आई विल ट्राई कि मेरा इंटरेक्शन आपके जैसे पूछते रहते हैं बीच में कि हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता रहता है पढ़ाते टाइम कि हाँ आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख रहे थे, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि Q4 पे 3 चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा रहा है, बट जो Q1 फोर्स लगाएगा इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज कर लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि 4 चार्ज पार्टिकल है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑन Q4 ओनली ड्यू टू Q2 एंड Q3। तो जब Q2 और Q3 का पूछ लेंगे तो उस टाइम पे आपको इस बात से नहीं केयर करना है कि अच्छा Q1 है तो क्या होगा, कोई बात नहीं। Q2 एंड Q3 का पूछ रहे हैं तो सिर्फ Q2 एंड Q3 अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसी चार्ज पार्टिकल पे सो मेनी चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाता है तो एक चार्ज पार्टिकल का फोर्स दूसरे चार्ज पार्टिकल के फोर्स से इंडिपेंडेंट होगा, करेक्ट। समझ में आया?
इसका मतलब है कि 1 अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा, से Q2 अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा और Q3 अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम हम लोग कूलम्स लॉ पे लेते हैं। सबसे आसान प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में कूलम्स लॉ पे यहाँ पे लेने जा रहा हूं। तो मेरे पास 4 चार्ज पार्टिकल है जो A, B, C और D पे है, करेक्ट। A पे जो चार्ज पार्टिकल है वो है -2Q, B पे जो चार्ज पार्टिकल है वो है Q, D पे जो चार्ज पार्टिकल है वो है Q और C पे जो चार्ज पार्टिकल है वो है -Q। क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल which is at C। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड तो है कि हम लोग पैरेललोग्राम का यूज कर सकते हैं और सेकेंड मेथड है कि हम लोग इसको कार्टेशियन सिस्टम से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग को पिक्चर क्लियर आ रहा है? नहीं नहीं, अब क्लियर आएगा। थोड़ा उसको लेंस को साफ कर रहे थे, अभी देखिए तो। अभी ठीक है अरमान? उतना भी क्लियर नहीं है? थोड़ा बहुत 5-10 मिनट होते रहेगा, घबराने की बात नहीं है। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट, प्रॉब्लम पे आते हैं। तो देखिए मैं एक प्रॉब्लम ले रहा था जिसमें एक टू डायमेंशन में प्रॉब्लम एक था। तो मेरा 4 पॉइंट है, ए बी सी एंड डी। ए पे है चार्ज -2Q, बी पे है Q, सी पे है -Q और डी पे है Q। और ये एक्चुअली स्क्वायर है, यहाँ का लेंथ b और यहाँ का लेंथ b, तो ये क्या हो गया? इट इज काइंड ऑफ स्क्वायर। सबका मैंने हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दिया। इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट है b0, इसका कोऑर्डिनेट रहेगा b एंड b, इसका कोऑर्डिनेट रहेगा 0 एंड b। तो मुझे निकालना है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन C, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट C। तो देखिए फर्स्ट मेथड इसको जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो मेरा है कार्टेशियन सिस्टम मेथड। तो कार्टेशियन सिस्टम मेथड के लिए
हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे तो नेट फोर्स ऑन सी इक्वल टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। तो उसके लिए फार्मूला तो यही था ना, फार्मूला मेरा क्या था, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर टू वन का क्यू आर टू वन। तो आर टू वन का क्यू एक्चुअली क्या था, आर टू वन का क्यू एक्चुअली है 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस। तो मुझे डिस्टेंस ही तो निकालना था। तो अगर डिस्टेंस पहले से पता है तो देखिए, अगर डिस्टेंस पहले से पता है, R21 का डिस्टेंस मान लेते हैं कि 10 मीटर है, पहले से आपको पता है, तो उसके लिए फिर से ये सब काम करने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ ये करेंगे, फिर बात तो वही रहेगा ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो पता ही है ना, जब ये स्क्वायर ही है तो डायगोनल का डिस्टेंस कितना रहेगा, b√2, करेक्ट। ए से बी का डिस्टेंस तो डिस्टेंस जब पहले से पता है, तो डिस्टेंस अगर पता है तो फिर आपको यह इस तरह से जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, या ऐसे भी अगर जाइएगा तो बात तो वही होगा, उतना ही मिलेगा आपको वैल्यू। इसलिए अगर नीचे का डिनोमिनेटर का डिस्टेंस पता है, जो फार्मूला में ये जो हम लोग लिखे हुए हैं, ये वैल्यू और किसी तरीके से आप शॉर्टकट में आप जानते हैं, तो ऐसा नहीं कि नहीं सर तो बोले तो बहुत सिस्टमेटिक चलना है, डिस्टेंस पता है तो कर लीजिएगा। ओके, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस b√2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस b है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी b है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी b है। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए के लिए मैंने क्या लिखा, k - 2q q, देखिए मैंने प्रोपर अलजेब्रिक क्वांटिटी के साथ पुट किया है, और डिस्टेंस है b√2 का q और RCA। तो RCA के लिए यहां पे क्या रहेगा, RCA लिखेंगे, तो RCA का मतलब क्या, RC माइनस RA, करेक्ट, प्लस k। अब तो ये हो गया एक क्वांटिटी जो मैंने लिखा, वो लिखा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब फोर्स सी पे तो बी भी फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी के लिए क्या लिखेंगे, के क्यू माइनस क्यू, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस बी है तो बी क्यू आर सी माइनस आर बी, ओके, प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी बी था, तो के क्यू माइनस क्यू बी क्यू आर सी माइनस आर डी, ओके। तो नेट फोर्स निकाल लेंगे, तो इन सब में जो भी, यस के, यस यस, हाँ अभी ठीक है, ओके। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए के लिए, तो इसमें जो भी क्वांटिटी कॉमन है, तो क्या क्या क्वांटिटी कॉमन हो सकता है उसको बाहर ले लेते हैं, तो थोड़ा सा मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो मेरा कॉमन है के क्यू स्क्वायर बाई बी क्यू, मेरा कॉमन हो जाएगा, सब में तो बी क्यू आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। अब यहां पे क्या बचेगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और यहां पे b√2 का क्यू था, तो यहां पे रहेगा 2 डिवाइडेड बाई √2, करेक्ट, तो 2√2 हो जाएगा, और RC माइनस RA कितना, तो RC का कोऑर्डिनेट क्या है, BI प्लस BJ, और RA का कोऑर्डिनेट लिखने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग समझ गए कि 0I प्लस 0J रहेगा, 0I प्लस 0J रहेगा, ठीक है ना, प्लस यहां पे क्या बचेगा, ये क्यू स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर तो बाहर निकाल लेते हैं, यहां पे एक -1 बचा रहेगा, -1, और RC माइनस RB, तो RC माइनस RB के लिए RC का कोऑर्डिनेट क्या है, BI प्लस BJ, और RB का कोऑर्डिनेट क्या है, RB का कोऑर्डिनेट है BI, ठीक है। अब प्लस, अब यहां देख लीजिए, इसमें के क्यू स्क्वायर बाई बी क्यू आप बाहर निकाल लिए, तो यहां पे यहां भी -1 बचा हुआ है, -1 RC के लिए BI प्लस BJ, और माइनस RD का कोऑर्डिनेट, RD का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बोलिए, BJ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां पे है, तो मैं एज ए टीचर इतना सिस्टमेटिक हुआ, अगर मुझे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहता ना,
तो ठीक है, इसके लिए तो मैं ये लिखता, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए के लिए तो मैं यहाँ पे सिस्टमैटिक लिखता, लेकिन फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी के लिए मैं उतना सिस्टमैटिक नहीं होता। बोलिए क्यों? क्योंकि मुझे इसका डिस्टेंस पता है बी, और इसका फोर्स के लिए अगर मुझे फास्ट काम करना रहता तो इसका मुझे मैग्नीट्यूड पता है। मैग्नीट्यूड इसका यहाँ पे क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, तो अट्रैक्शन है, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन में इसका मुझे डायरेक्शन माइनस जे रहता, तो मैं उसको अपने लिए फास्ट कर लेता। बट आपके सामने सिस्टमैटिक होने के लिए मैं इस तरीके से लिख दिया। इसलिए अभी आप एक दो प्रॉब्लम को इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। चलिए, तो नेट फोर्स क्या हो गया? नेट फोर्स यहां पे हो गया के क्यू स्क्वायर बाई बी क्यू, और यहां पे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बी रूट टू आई प्लस बी रूट टू जे, और यहां पे ए और ए आपस में कैंसिल, तो माइनस बी जे और ए और ए आपस में कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? माइनस बी आई। अब आई को आई के साथ कर दीजिए, तो नेट फोर्स इक्वल टू हो गया के क्यू स्क्वायर। चलिए, सब में बी को कॉमन ले लीजिए, तो सब में बी को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना स्टूडेंट? बी स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आई को आई के साथ, तो आई को आई के साथ करेंगे, तो यहाँ पे 1 बाई रूट टू माइनस 1 आई अब प्लस 1 बाई रूट टू माइनस 1 जे हो गया, करेक्ट। अब बताइए, ये आपका निगेटिव या पॉजिटिव क्या है? ऑब्वियसली निगेटिव। ये भी क्या है? निगेटिव, निगेटिव है। तो इसका मतलब है कि इस नेट फोर्स का पॉइंट टू बी नोटेड, इस नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी निगेटिव, क्योंकि एक क्वांटिटी निगेटिव ना, और इस नेट फोर्स का वाई कंपोनेंट भी निगेटिव। तो अगर एक्स कंपोनेंट भी निगेटिव है और वाई कंपोनेंट भी निगेटिव है, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट। यस। तो अब तो जहां पे भी आप स्टूडेंट को लगता है अच्छा सर तो रिजल्टेंट फोर्स पूछे हैं, तो कुछ स्टूडेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के बैठ जाएंगे। जैसे ही मैं बोल रहा हूं कि अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालिए, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब मुझे उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? एफ नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 बाई, और 1 बाई क्या स्क्वायर से लिख सकते हैं? देख तो सही है, तो के क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पे रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट टू का स्क्वायर 2 हो गया, और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो रूट 2 बाहर ले लीजिए, तो 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो फिर से आप रूट 2 को यहाँ इसके साथ, यहाँ का रूट 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? तो आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा, तो नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट, तो नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट के क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1
1/√2, यस। हाँ, नहीं, ए और इससे इसे मैंने ऐड किया ना, ठीक है ना। हाँ, इसका x का, और यहाँ देखिएगा x कंपोनेंट a और y कंपोनेंट भी क्या रहेगा, के क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। लेकिन कहीं पे भी अगर मैं कैलकुलेशन में थोड़ा रॉन्ग रहूंगा तो आप मुझे इंडिकेट करते रहेंगे। तो दोनों का x कंपोनेंट डिफरेंट है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का वैल्यू डिफरेंट है या सेम है, ध्यान से देखिए तो सेम है, और दोनों निगेटिव है। इसका मतलब है कि मेरा रिजल्टेंट फोर्स किस क्वाड्रेंट में चला गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में, करेक्ट। और tan थीटा इक्वल टू स्टूडेंट क्या होता है, एफ वाई बाई एफ एक्स। एफ वाई बाई एफ एक्स कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो थीटा कितना, फोर्टी फाइव या 225, 45। नहीं नहीं, कुछ कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर tan थीटा इक्वल टू 1 तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है, ये तो मजा आ गया, 45 ले लेते हैं। तो आप F45 लीजिए, लिखिएगा तो आप कहाँ रह गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गए, बट आपका वेक्टर है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये एंगल कितना रहेगा, 225। क्योंकि थीटा यहाँ पे 45 भी हो सकता है, 225 भी हो सकता है, विच वन इज सिलेक्टेड, दिस वन। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, करेक्ट। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन कि हम लोग ऐसे, तो देखिए ये सॉल्यूशन में बहुत सिस्टमैटिक में चला हूं कि हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में कैसे निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए आगे आ गए। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। ओके, आप लोग यस सर नो सर बोलते रहते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। चलिए, कल से मैं क्या करूंगा कि आधा हाफ एन आवर पहले ही सब कनेक्शन करके रखूंगा। एक्चुअली सारा कुछ अरेंजमेंट करते करते थोड़ा लेट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसी प्रॉब्लम को, सेम प्रॉब्लम को सर एग्जाम में तो इतना पेज रहता ही नहीं है, और ऐसे चलेंगे तब तो बहुत लेट हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे यहाँ पे -2 क्यूब था, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे -q था, और यहाँ पे भी शायद -q ही था, करेक्ट। और ये है b, और ए भी कितना है b। चलिए अब इसको शॉर्टकट में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट में कैसे सॉल्व कर सकते थे, बताइए। ये दोनों कैसा चार्ज पार्टिकल है, लाइट चार्ज पार्टिकल। तो ये तो आप, इतना तो आपको पता ही रहेगा कि रिपल्सन होगा। तो ये हम लोग निकाल लेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और इसका मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, के 2q मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है, माइंड इट, और डिवाइड बाई b√2 का स्क्वायर, यही रहेगा ना मैग्नीट्यूड। कूलम्ब्स लॉ में मैग्नीट्यूड क्या होता है, के Q1 Q2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ये हो गया, करेक्ट। इसके बीच में क्या होगा, इसके और इसके बीच में रिपल्सन या अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये मेरा बी था, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, इस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का भी तो हम लोग निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा,
तो देखिए यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस कितना है, के, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो मॉडुलस ले रहा हूं, ठीक है, क्यू, और यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस है बी स्क्वायर, और अट्रैक्शन मतलब इसके तरफ रहेगा। इसके बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। ये क्यू था, डी में, ओके अभी ठीक है। तो बोलिए इसके बीच भी तो अट्रैक्शन होगा, और खुद बोलिए मैग्नीट्यूड ऑन मैग्नीट्यूड इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है तो सेम रहेगा मैग्नीट्यूड। और दो वेक्टर, तो ये हो गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, और दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम रहता है, स्टूडेंट देखिए इसका शॉर्टकट में दो लाइन में कैसे सॉल्व करके बैठ जाते हैं। तो दो फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो उसका रिजल्टेंट कहां से पास करता है, उसका रिजल्टेंट उन दोनों का बाइसेक्टर से पास करेगा। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का, करेक्ट, इस वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे रहेगा। तो किसका रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट रहेगा, यहां पे मैं डायग्राम बना लेता हूं फिर से। तो ये दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ व्हाट, ये है किसका रिजल्टेंट, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी का रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट का और इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग सपोज कीजिए कि इस पूरे वैल्यू को, इस वैल्यू को मान लेते हैं कि इस वैल्यू को एक नाम दे देते हैं, लाइक K1 या R1, करेक्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो R1 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर रूट ओवर ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे अब इसको मैं पैरेललोग्राम से कर दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट को मैंने पैरेललोग्राम से किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, इन दोनों वेक्टर का, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का एंगल कितना है, 90। तो और इसका, इसके वैल्यू को अगर मैं R1 नाम देता हूं तो क्या लिखेंगे, R1 का स्क्वायर, इसका भी मैग्नीट्यूड का नाम R1 दे दिया, तो R1 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस 2R1 cos 90, तो 2 प्लस 2 R1 cos 90 का वैल्यू तो टर्म जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब कितना बचा, R1 रूट 2 हो गया, करेक्ट। तो अब आपके पास क्या बचा, एक वैल्यू है R1 रूट 2 और एक वैल्यू कौन सा था, फोर्स ऑन सी ड्यू टू है Q1 एंड Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर था R1 एंड R2। तो सपोज कीजिए कि वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो इसका फार्मूला है, अब देखिए आज के बाद मैं इसके बदले K से काम चलाऊंगा, ठीक है, अदरवाइज ये थोड़ा लेंदी लगते रहता है। जहां पे K लिखेंगे तो इसका मतलब आप समझिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसके अलावा कुछ और लिखना रहेगा तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसका फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का होल क्यू R21, राइट। और यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 विथ प्रॉपर अलजेब्राइक साइन, मतलब साइन के साथ पुट करना है। तो इसी को अगर हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो R21 इक्वल टू क्या लिखिएगा, R2 माइनस R1। तो R2 के बदले आप पोजीशन वेक्टर लिखेंगे x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो R21 इक्वल टू हो गया, i को i के साथ आप कर देंगे तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k, और इसका मैग्नीट्यूड रहेगा रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R21। तो यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम में मेरा ये फार्मूला बन गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू K Q1 Q2 x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k डिवाइडेड बाई एक q। अब यहां देखिएगा ये तो रूट था ना, तो इसका पावर हाफ है, तो इस क्वांटिटी का पावर हाफ है और ऊपर में लगा हुआ था q, तो क्या हो जाएगा,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर टू द पावर व्हाट 3/2। नाउ सपोज कीजिए कि अब ये मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ जिसको मैं 3 डायमेंशन में कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंट किया हूं आपके सामने। तो इसका अगर x कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट i को छोड़कर जो बचता है दैट इज कॉल्ड x कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट क्या होगा k q1 q2 इंटू x2 माइनस x1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर के पावर 3/2। सिमिलरली इसका बाइक कंपोनेंट रहेगा। बाइक कंपोनेंट के लिए j को छोड़कर हम लोग j के कोफिशिएंट को राइट, तो इसका बाइक कंपोनेंट रहेगा k q1 q2 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसका z कंपोनेंट हो जाएगा k q1 q2 z2 माइनस z1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर की पावर कितना रहेगा 3/2। ओके, तो ये था कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऑल द टाइम मुझे कार्टेशियन फॉर्म का ही रिक्वायरमेंट होगा, बट सो मेनी टाइम्स ऐसा रहता है जहां पे जैसे आपको वेक्टर में पढ़ाए थे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए आप पैरेललोग्राम लॉ का भी यूज कर सकते हैं। तो सो मेनी प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं पैरेललोग्राम लॉ से भी सॉल्व कर दूंगा। लेकिन मान लेते हैं कि 10 वेक्टर है, 6 वेक्टर आ गया, तो 6 वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ से अगर आप उसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उस टाइम पे बेस्ट क्या रहेगा कि दैट प्रॉब्लम सॉल्व बाय कार्टेशियन सिस्टम। तो और या समटाइम्स ऐसा भी रहता है कि आपसे पूछा जाएगा कि इसका जब हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं तो इसका x कंपोनेंट क्या है। तो जब x कंपोनेंट पूछा जाएगा तो आपको कार्टेशियन सिस्टम में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आना चाहिए। तो उस टाइम पे पोजीशन वेक्टर r1 r2 आप तरीके से जानते हैं, तो इस तरीके से आप इसको लेकर चल सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है कि सपोज कीजिए कि मेरे पास 4 चार्ज पार्टिकल है, ऐसा समझिए, और इसका डिस्टेंस है या आप कह सकते हैं पोजीशन है 4 1, पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इसका है 4 2, इसका है पोजीशन वेक्टर 4 3। तो अकॉर्डिंग ये आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ा चुका हूं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी आपको दिखाए थे कि किसी भी बॉडी पे सपोज कीजिए कि मोर देन 1 फोर्स लग रहा है तो 1 फोर्स का इफेक्ट दूसरे फोर्स से इंडिपेंडेंट होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट, घर पे भी इसको लिख लीजिएगा, ऐसे मैं इसका पीडीएफ भी बना के आपको भेज दूंगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट force of one charge particle is independent of force by other charge particle
इसका मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज कीजिए कि हम लोग को नेट फोर्स निकालना है ऑन Q4, करेक्ट। तो जब नेट फोर्स Q4 पर निकालना है तो इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत काम में आएगा, प्लस फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3। बट इस Q4 पे जो Q1 फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स इज अनअफेक्टेड विच इज अप्लाइड बाय Q2 एंड Q3। इसका मतलब है कि Q1 जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो फोर्स Q2 और Q3 जो लगाएगा उससे इंडिपेंडेंट रहेगा। यहां देखिएगा सब लोग, तो Q1 जो इस पे लगाएगा वो Q2 एंड Q3 से इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है ना? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम लेंगे उसमें बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, ठीक है। इको हो रहा है वॉइस, अभी ठीक है? देखिए तो अभी ठीक रहेगा। ओके, तो देखिए वंस अगेन, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये था कि कोई भी चार्ज, देखिए हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि ये फिजिबल नहीं रहा जूम का क्लास, तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग पे आ जाएंगे। लेकिन आई विल ट्राई कि मेरा इंटरेक्शन आपके जैसे पूछते रहते हैं बीच में कि हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता रहता है पढ़ाते टाइम कि हाँ आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख रहे थे, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि Q4 पे 3 चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा रहा है, बट जो Q1 फोर्स लगाएगा इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज कर लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि 4 चार्ज पार्टिकल है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑन Q4 ओनली ड्यू टू Q2 एंड Q3। तो जब Q2 और Q3 का पूछ रहेंगे तो उस टाइम पे आपको इस बात से नहीं केयर करना है कि अच्छा Q1 है तो क्या होगा, कोई बात नहीं। Q2 एंड Q3 का पूछ रहे हैं तो सिर्फ Q2 एंड Q3 अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसी चार्ज पार्टिकल पे सो मेनी चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाता है, तो एक चार्ज पार्टिकल का फोर्स दूसरे चार्ज पार्टिकल के फोर्स से इंडिपेंडेंट होगा, करेक्ट? समझ में आया? इसका मतलब है कि 1 अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा, से Q2 अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा और Q3 अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम हम लोग कूलम्स लॉ पे लेते हैं। सबसे आसान प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूं, ठीक है?
देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में कूलम्ब्स लॉ पे यहां पे लेने जा रहा हूं। तो मेरे पास 4 चार्ज पार्टिकल है जो ए बी सी और डी पे है, करेक्ट। ए पे जो चार्ज पार्टिकल है वो है -2q, बी पे जो चार्ज पार्टिकल है वो है q, डी पे जो चार्ज पार्टिकल है वो है q और सी पे जो चार्ज पार्टिकल है वो है -q। क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विच इज एट सी। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड तो है कि हम लोग पैरेललोग्राम का यूज कर सकते हैं, और सेकेंड मेथड है कि हम लोग इसको कार्टेशियन सिस्टम से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग को पिक्चर क्लियर आ रहा है? नहीं नहीं, अब क्लियर आएगा। थोड़ा उसको लेंस को साफ कर रहे थे, अभी देखिए तो। अभी ठीक है अरमान? उतना भी क्लियर नहीं है? थोड़ा बहुत 5-10 मिनट होते रहेगा, घबराने की बात नहीं है। चलिए नाउ कम टू द पॉइंट, प्रॉब्लम पे आते हैं। तो देखिए, मैं एक प्रॉब्लम ले रहा था जिसमें एक टू डायमेंशन में प्रॉब्लम एक था। तो मेरा 4 पॉइंट है, ए बी सी एंड डी। ए पे है चार्ज -2q, बी पे है q, सी पे है -q और डी पे है q। और ये एक्चुअली स्क्वायर है, यहाँ का लेंथ b और यहाँ का लेंथ b, तो ये क्या हो गया? इट इज काइंड ऑफ स्क्वायर। सबका मैंने हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दिया। इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट है b0, इसका कोऑर्डिनेट रहेगा b एंड b, इसका कोऑर्डिनेट रहेगा 0 एंड b। तो मुझे निकालना है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट सी। तो देखिए, फर्स्ट मेथड इसको जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो मेरा है कार्टेशियन सिस्टम मेथड। तो कार्टेशियन सिस्टम मेथड के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो नेट फोर्स ऑन सी इक्वल टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। तो उसके लिए फार्मूला तो यही था ना, फार्मूला मेरा क्या था? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R21 का Q R21। तो R21 का Q एक्चुअली क्या था? R21 का Q एक्चुअली है 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस। तो मुझे डिस्टेंस ही तो निकालना था। तो अगर डिस्टेंस पहले से पता है तो देखिए, अगर डिस्टेंस पहले से पता है, R21 का डिस्टेंस मान लेते हैं कि 10 मीटर है, पहले से आपको पता है, तो उसके लिए फिर से ये सब काम करने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि हाँ ये करेंगे, फिर बात तो वही रहेगा ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो पता ही है ना, जब ये स्क्वायर ही है तो ये डायगोनल का डिस्टेंस कितना रहेगा? b√2, करेक्ट। ए से बी का डिस्टेंस तो डिस्टेंस जब पहले से पता है, तो डिस्टेंस अगर पता है तो फिर आपको यह इस तरह से जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, या ऐसे भी अगर जाइएगा तो बात तो वही होगा, उतना ही मिलेगा आपको वैल्यू। इसलिए अगर नीचे का डिनोमिनेटर का डिस्टेंस पता है, जो फार्मूला में ये जो हम लोग लिखे हुए हैं, ये वैल्यू और किसी तरीके से आप शॉर्टकट में आप जानते हैं, तो ऐसा नहीं कि नहीं सर तो बोले तो बहुत सिस्टमेटिक चलना है। डिस्टेंस पता है तो कर लीजिएगा। ओके, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस b√2 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस b है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी b है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी b है। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए के लिए मैंने क्या लिखा? k -2q q। देखिए, मैंने प्रोपर अलजेब्रिक क्वांटिटी के साथ पुट किया है, और डिस्टेंस है b√2 का q और RCA। तो RCA के लिए यहां पे क्या रहेगा? RCA लिखेंगे तो RCA का मतलब क्या? RC माइनस RA, करेक्ट, प्लस k। अब तो ये हो गया एक क्वांटिटी जो मैंने लिखा, वो लिखा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब फोर्स सी पे तो बी भी फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी के लिए क्या लिखेंगे? के Q माइनस Q,
और यहां से यहां तक का डिस्टेंस b है तो बी क्यू आर सी माइनस आर बी, ओके, प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी b था तो के क्यू माइनस क्यू बी क्यू आर सी माइनस आर डी, ओके। तो नेट फोर्स निकाल लेंगे, तो इन सब में जो भी, यस, के, यस यस, हाँ अभी ठीक है, ओके। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए के लिए तो इसमें जो भी क्वांटिटी कॉमन है, तो क्या क्या क्वांटिटी कॉमन हो सकता है उसको बाहर ले लेते हैं, तो थोड़ा सा मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो मेरा कॉमन है के क्यू स्क्वायर बाई बी क्यू, मेरा कॉमन हो जाएगा, सब में तो बी क्यू आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। अब यहां पे क्या बचेगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और यहां पे b√2 का क्यू था तो यहां पे रहेगा 2 डिवाइडेड बाई √2, करेक्ट, तो 2√2 हो जाएगा। और आरसी माइनस आर ए कितना, तो आरसी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी आई प्लस बी जे, और आर ए का कोऑर्डिनेट लिखने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग समझ गए कि 0i प्लस 0 जे रहेगा, 0i प्लस 0 जे रहेगा, ठीक है ना। प्लस यहां पे क्या बचेगा, ये क्यू स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर तो बाहर निकाल लेते हैं, यहां पे एक -1 बचा रहेगा, -1, और आरसी माइनस आरबी, तो आरसी माइनस आरबी के लिए आरसी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी आई प्लस बी जे, और आरबी का कोऑर्डिनेट क्या है, आरबी का कोऑर्डिनेट है बी आई, ठीक है। अब प्लस, अब यहां देख लीजिए, इसमें के क्यू स्क्वायर बाय बी क्यू आप बाहर निकाल लिए, तो यहां पे यहां भी -1 बचा हुआ है, -1 आरसी के लिए बी आई प्लस बी जे, और माइनस आर डी का कोऑर्डिनेट, आर डी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बोलिए, बीजे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहां पे है, तो मैं एज ए टीचर इतना सिस्टमेटिक हुआ, अगर मुझे इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहता ना तो ठीक है, इसके लिए तो मैं ये लिखता, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए के लिए तो मैं यहां पे सिस्टमैटिक लिखता, लेकिन फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी के लिए मैं उतना सिस्टमैटिक नहीं होता। बोलिए क्यों, क्योंकि मुझे इसका डिस्टेंस पता है बी, और इसका फोर्स के लिए अगर मुझे फास्ट काम करना रहता तो इसका मुझे मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड इसका यहाँ पे क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, तो अट्रैक्शन है, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन में इसका मुझे डायरेक्शन -j रहता, तो मैं उसको अपने लिए फास्ट कर लेता, बट आपके सामने सिस्टमैटिक होने के लिए मैं इस तरीके से लिख दिया। इसलिए अभी आप एक दो प्रॉब्लम को इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। चलिए, तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स यहां पे हो गया के क्यू स्क्वायर बाई बी क्यू, और यहां पे इससे कैंसिल हो जाएगा, तो b√2 आई प्लस b√2 जे, और यहां पे ए और ए आपस में कैंसिल, तो -bj, और ए और ए आपस में कैंसिल, तो क्या हो जाएगा -bi। अब आई को आई के साथ कर दीजिए, तो नेट फोर्स इक्वल टू हो गया के क्यू स्क्वायर, चलिए सब में बी को कॉमन ले लीजिए, तो सब में बी को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना स्टूडेंट, बी स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आई को आई के साथ, तो आई को आई के साथ करेंगे, तो यहाँ पे 1/√2 -1 आई, अब प्लस 1/√2 -1 जे हो गया, करेक्ट। अब बताइए, ये आपका निगेटिव या पॉजिटिव क्या है,
ऑब्वियसली निगेटिव, ये भी क्या है, निगेटिव है। तो इसका मतलब है कि इस नेट फोर्स का पॉइंट टू बी नोटेड, इस नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी निगेटिव, क्योंकि एक क्वांटिटी निगेटिव ना, और इस नेट फोर्स का वाई कंपोनेंट भी निगेटिव। तो अगर एक्स कंपोनेंट भी निगेटिव है और वाई कंपोनेंट भी निगेटिव है, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट। यस। तो अब तो जहां पे भी आप स्टूडेंट को लगता है अच्छा सर तो रिजल्टेंट फोर्स पूछे हैं, तो कुछ स्टूडेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के बैठ जाएंगे। जैसे ही मैं बोल रहा हूं कि अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालिए, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब मुझे उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1/, और 1/, क्या स्क्वायर से लिख सकते हैं, देख तो सही है, के क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो √2 बाहर ले लीजिए, तो 1 माइनस √2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 का स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस √2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस √2 का स्क्वायर। तो फिर से आप √2 को यहाँ इसके साथ, यहाँ का √2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, 1 माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 माइनस √2 का स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, तो आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा, तो नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट, तो नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट के क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 बाई √2, यस, हाँ, नहीं ये और इससे इसे मैंने ऐड किया ना, ठीक है ना, हाँ, इसका x का, और यहाँ देखिएगा x कंपोनेंट a और y कंपोनेंट भी क्या रहेगा, के क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। लेकिन कहीं पे भी अगर मैं कैलकुलेशन में थोड़ा रॉन्ग रहूंगा तो आप मुझे इंडिकेट करते रहेंगे। तो दोनों का x कंपोनेंट डिफरेंट है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का वैल्यू डिफरेंट है या सेम है, ध्यान से देखिए तो सेम है, और दोनों निगेटिव है, इसका मतलब है कि मेरा रिजल्टेंट फोर्स किस क्वाड्रेंट में चला गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में, करेक्ट। और tan थीटा इक्वल टू स्टूडेंट क्या होता है, Fy बाई Fx, Fy बाई Fx कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो थीटा कितना 45 या 225, 45, नहीं, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर tan थीटा इक्वल टू 1 तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है, तो मजा आ गया 45 ले लेते हैं। तो आप F45 लिखिएगा तो आप कहाँ रह गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गए, बट आपका वेक्टर है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये एंगल कितना रहेगा 225, क्योंकि थीटा यहाँ पे 45 भी हो सकता है 225 भी हो सकता है, विच वन इज सिलेक्टेड, दिस वन।
दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, करेक्ट। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन कि हम लोग ऐसे, तो देखिए ये सॉल्यूशन में बहुत सिस्टमैटिक में चला हूं कि हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में कैसे निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए आगे आ गए। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया? ओके, आप लोग यस सर नो सर बोलते रहते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। चलिए कल से मैं क्या करूंगा कि आधा हाफ एन आवर पहले ही सब कनेक्शन करके रखूंगा। एक्चुअली सारा कुछ अरेंजमेंट करते करते थोड़ा लेट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसी प्रॉब्लम को, सेम प्रॉब्लम को सर एग्जाम में तो इतना पेज रहता ही नहीं है, और ऐसे चलेंगे तब तो बहुत लेट हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे यहाँ पे -2 क्यूब था, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे -q था, और यहाँ पे भी शायद -q ही था, करेक्ट। और ये है b, और ए भी कितना है b। चलिए अब इसको शॉर्टकट में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट में कैसे सॉल्व कर सकते थे बताइए। ये दोनों कैसा चार्ज पार्टिकल है? लाइक चार्ज पार्टिकल। तो ये तो आप, इतना तो आपको पता ही रहेगा कि रिपल्सन होगा। तो ये हम लोग निकाल लेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और इसका मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। के 2q मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है, माइंड इट, और डिवाइड बाई b√2 का स्क्वायर, यही रहेगा ना मैग्नीट्यूड। कूलम्ब्स लॉ में मैग्नीट्यूड क्या होता है? k q1 q2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ये हो गया, करेक्ट। इसके बीच में क्या होगा? इसके और इसके बीच में रिपल्सन या अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये मेरा बी था, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, इस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का भी तो हम लोग निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो देखिए यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस कितना है? के, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो मॉडुलस ले रहा हूं, ठीक है, क्यू, और यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस है बी स्क्वायर, और अट्रैक्शन मतलब इसके तरफ रहेगा। इसके बीच में भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? रिपल्सन होगा। ये क्यों था? डी में, ओके अभी ठीक है। तो बोलिए इसके बीच भी तो अट्रैक्शन होगा, और खुद बोलिए मैग्नीट्यूड ऑन मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो सेम रहेगा मैग्नीट्यूड। और दो वेक्टर, तो ये हो गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, और दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम रहता है, स्टूडेंट देखिए इसका शॉर्टकट में 2 लाइन में कैसे सॉल्व करके बैठ जाते हैं। तो दो फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो उसका रिजल्टेंट कहां से पास करता है? उसका रिजल्टेंट उन दोनों का बाइसेक्टर से पास करेगा। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का, करेक्ट, इस वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे रहेगा। तो किसका रिजल्टेंट है? ये रिजल्टेंट रहेगा, यहां पे मैं डायग्राम बना लेता हूं फिर से। तो ये दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? ये है किसका रिजल्टेंट? फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी का रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट का और इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग सपोज कीजिए कि इस पूरे वैल्यू को, इस वैल्यू को मान लेते हैं कि इस वैल्यू को एक नाम दे देते हैं, लाइक K1 या R1, करेक्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू तो
r1 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर रूट ओवर ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे अब इसको मैं पैरेललोग्राम से कर दिया, इन दोनों का रिजल्टेंट को मैंने पैरेललोग्राम से किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल 90 है, इन दोनों वेक्टर का, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का एंगल कितना है 90। तो और इसका इसके वैल्यू को अगर मैं r1 नाम देता हूं तो क्या लिखेंगे r1 का स्क्वायर, इसका भी मैग्नीट्यूड का नाम r1 दे दिया, तो r1 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर प्लस 2r1 cos 90, तो 2 प्लस 2 r1 cos 90 का वैल्यू तो टर्म 0 क्या हो जाएगा 0। तो अब कितना बचा r1 रूट 2 हो गया, करेक्ट। तो अब आपके पास क्या बचा, एक वैल्यू है r1 रूट 2 और एक वैल्यू कौन सा था फोर्स ऑन सी ड्यू टू, एक वैल्यू है ए और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 है। इसका मतलब ये एक दूसरे जस्ट अपोजिट है, तो इसके मैग्नीट्यूड में से अब देखिए किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है वो आप केयर कर लीजिएगा कि किसका मैग्नीट्यूड कम है और किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ओवरऑल देखिएगा तो इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा मिलेगा और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम मिलेगा, और बोथ आर कोलिनियर, क्योंकि ए जो था यही तो डायगोनल ही था ना, ये क्या था ये डायगोनल के एलोंग था, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी जो निकाले हैं वो डायगोनल के एलोंग ही टुवर्ड्स आया था, राइट। क्योंकि इसके बीच में एंगल कितना था 90 और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो किसी भी दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो उसका रिजल्टेंट कहां से पास करता है एंगल बाइसेक्टर से पास करता है। तो इसको घर पे आप इस मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे, और आपको ए वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड पता है और r1 का भी वैल्यू पता है, r1 का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, और उसके बाद इन दोनों वेक्टर को, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को, इन दोनों वेक्टर का लास्ट में फाइनल रिजल्टेंट लिख लीजिएगा। तो ए वेक्टर का नाम कुछ दे दीजिए, मान लेते हैं कि इस वेक्टर का नाम सपोज कीजिए कि एक नाम कुछ है, लेट अस सपोज ई, और एक वेक्टर है ए, तो इन दोनों के बीच का एंगल वेक्टर ई और वेक्टर फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, दोनों के बीच का एंगल 180 है। तो आप यहां भी पैरेललोग्राम लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, और यहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे हम लोग फास्ट हो जाएं, और ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है कि मेरे पास एक क्यू चार्ज पार्टिकल है, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको मिल जाएगा। तो एक क्यू चार्ज पार्टिकल है और इस क्यू चार्ज पार्टिकल को हम लोग एक में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा वर्कआउट में। तो इस क्यू चार्ज पार्टिकल को किस तरीके से टू पार्ट में डिवाइड करें बाय कीपिंग डिस्टेंस कांस्टेंट। इस क्यू चार्ज पार्टिकल को दो पार्ट में, स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, इसका आपको प्रॉपर लिखा हुआ पीडीएफ मिलेगा। तो इस क्यू चार्ज पार्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड करना है, और उन दोनों पार्ट को, वीडियो जा रहा है, इन दोनों पार्ट जिस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो उस दोनों पार्ट को कांस्टेंट डिस्टेंस पे रखना है, और उसके बाद हम लोग को निकालना है कि मैक्सिमम हाउ कैन वी डिवाइड दिस चार्ज पार्टिकल इनटू टू पार्ट बाय कीपिंग डिस्टेंस कांस्टेंट,
दैट्स वाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिकम्स मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम होना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिकम्स मैक्सिमम। यस, तो मान लेते हैं कि मैंने इस चार्ज पार्टिकल को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट हो गया Q माइनस Q और दूसरा पार्ट हो गया Q, और इन दोनों को बोला गया है कि कांस्टेंट डिस्टेंस पे रखना है। मानते हैं कि डिस्टेंस d है। डिस्टेंस को वेरी नहीं करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इस चार्ज पार्टिकल को दो पार्ट में इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड करें और उन दोनों पार्ट को कांस्टेंट डिस्टेंस पे रखना है। दैट्स व्हाई चार्ज बिकम्स मैक्सिमम। तो किस तरीके से हम लोग कांस्टेंट डिस्टेंस में किस तरीके से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे? चलिए अब यहां देखिएगा, आप लोग को 9th 10th का एक मैथमेटिक्स पूछता हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको बोले कि एक नंबर है 10, ठीक है। एकदम बेसिक से इसको दो मेथड से बता दूंगा, कैलकुलस के मेथड से भी बता देंगे क्योंकि कैलकुलस में आपको मैक्सिमम पढ़ा चुका हूं। तो एक नंबर है 10 और बोलेंगे 10 को टू पार्ट में डिवाइड करना है, बट इस तरीके से डिवाइड करना है कि उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। कैसे डिवाइड कीजिएगा? क्या होगा बोलिए तो? ये 10th क्लास का मैथमेटिक्स हो गया। 5 इंटू 5 कैसे बताए? बिल्कुल करेक्ट है। मतलब ऐसा जानते थे आप लोग नहीं? ओके, चलिए, तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड इन दोनों के बीच का यही रहेगा ना, Q माइनस Q। देखिए इसमें मैं मॉडुलस नहीं ले रहा हूं क्योंकि एक कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इसी चार्ज पार्टिकल को दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहेगा तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, अगर ये निगेटिव रहेगा तो ये भी निगेटिव रहेगा, ये भी निगेटिव रहेगा, और निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? आप मैग्नीट्यूड मॉडुलस लेते भी हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे अब इसको मैग्नीट्यूड है तो आप मॉडुलस यहाँ पे हटा सकते हैं। मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है मेरा पॉजिटिव है, तो क्या हो गया? डी स्क्वायर। तो ए वैल्यू क्या हो गया? Q इंटू Q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, करेक्ट। इसके बदले हम लोग K डैश यूज कर लेते हैं, Q माइनस Q स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए, तो ऐसे तो आप अब सपोज कीजिए कि मुझे इसका वैल्यू बताना है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में वेरिएबल क्या है? व्हाट इज योर वेरिएबल? कैपिटल Q या स्मॉल Q? स्मॉल Q। तो कैलकुलस में बताए थे कि मैक्सिमा या मिनिमा करने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं, यही करते हैं ना। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी है स्मॉल Q है, तो df बाई डी क्यू कर दीजिए, df बाई डी क्यू। तो df बाई डी क्यू कीजिएगा तो क्या मिलेगा? इसका डिफरेंशिएशन कैपिटल Q और इसका डिफरेंशिएशन कितना रहेगा? 2Q, और इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो 0 की जगह तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर को ले लिए ना यहाँ पे, K बाई डी स्क्वायर इक्वल टू K डैश मान लिए, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। देन Q इक्वल टू कितना मिलेगा? Q बाई 2। लेकिन यहां तक आप आने के बाद आप बोल सकते हैं कि सर यहां तक तो आने के बाद अभी कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमा है या मिनिमा है? तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाले, तो Q इक्वल टू कितना मिला?
यहाँ पे सपोज कीजिए कि ऐसा कोई फंक्शन आता था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 समथिंग लाइक दिस, तो पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। अब उसके बाद फिर से क्या करते थे, याद है? डबल डिफरेंशिएट करते थे। वेक्टर के बाद बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में पढ़ाया था आपको। इसको अगेन डिफरेंशिएट कीजिएगा, घर पे रफ में कर लीजिएगा। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे सब लोग, और डिफरेंशिएट करने के बाद अगर निगेटिव आता है मतलब मैक्सिमा है, अब पॉजिटिव आता है मतलब मिनिमा है। लेकिन वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा को डिफरेंशिएट करने के बाद इस वैल्यू को पुट करते हैं, लेकिन कभी कभी पुट करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता, पहले ही पता चल जाता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, इसको अगर डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, के डैश, और इसका डिफरेंस, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0, और -2 का डिफरेंशिएशन ये हो गया -2 के डैश। एक वैल्यू क्या है, के डैश तो पहले से ही पॉजिटिव था, के डैश तो मेरा पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसके बदले के डैश मैंने यहाँ पे माना था, इस सर्किल के बदले मैंने के डैश माना था। तो -2 के डैश, ये वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव है? निगेटिव है। इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q/2। समझ गए? तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इससे पहले ही मैं आपसे पूछ लिया था कि कोई एक नंबर है 10, उसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है, दैट्स व्हाई उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। तो एक्चुअली बेसिक मैथमेटिक्स भी था, ये तो मैं कैलकुलस के मेथड से, ये हो गया स्टैंडर्ड इंप्रेसिव फॉर्म, कि किसी को अगर ऐसे समझा रहे हैं तो बहुत इंप्रेस हो जाएगा, अच्छा इसको तो मैथमेटिक्स कैलकुलस का भी नॉलेज है, कितना बढ़िया सॉल्यूशन हुआ। एच वर्मा भी ऐसे ही आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक मैथमेटिक्स भी था, बिना इसको अप्लाई किए हुए एग्जाम में इसका आंसर दे सकते थे कि आज के बाद कोई भी चार्ज पार्टिकल है, और अगर पूछा है कि उस चार्ज पार्टिकल, मान लेते हैं कि 5 कूलम है, अब बोला कि उस 5 कूलम को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है और कांस्टेंट डिस्टेंस पे रखना है, दैट्स व्हाई उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो। तो एक्चुअली यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होने के लिए तो मेरा यही टर्म रिस्पॉन्सिबल था ना, ये टर्म रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या था, कांस्टेंट। तो ये क्या था, जो दो पार्ट में डिवाइड किए थे उसका प्रोडक्ट था। दैट्स व्हाई क्यू का दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के लिए उन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। जस्ट लाइक कि 10 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, 5 एंड 5 को बोल दिए वैसे ही। बट इसको मैं और भी बढ़िया मेथड से, कैलकुलस के मेथड से मैं इसको सॉल्व कर दिया। एनीवन जिनको डाउट है इस क्वेश्चन में? क्लियर ना? ओके। सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं या कुछ लोग ज्वाइन किए हुए हैं? ठीक है, बहुत है। जो नहीं ज्वाइन किए उनको वीडियो मिल जाएगा। अच्छा सीरियसली बताइए, आप लोग सब लोग तो अभी फोन पे ही हैं एक साथ ही, क्या बेटर रहेगा, मतलब ऐसे जूम से या डायरेक्ट वीडियो बना बना कर? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। सब लोग अपना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एडवाइस अभी दे सकते हैं डायरेक्ट, जिनको जो अच्छा लग रहा है। जूम, ओके ठीक है। इसमें एक्चुअली इंटरेक्शन होता रहता है तो ठीक भी रहता है, नो प्रॉब्लम। चलिए, आप कुछ प्रॉब्लम ले रहे हैं? अभी कुलम, अब अगला 2-3 लेक्चर प्रॉब्लम भी चलते रहेगा कूलम्स लॉ पे, क्योंकि एचसी वर्मा में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 25 तक, वह इलेक्ट्रोस्टेट में 1 से 25 एक्सरसाइज में सिर्फ कूलम्स लॉ पे प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाद शुरू होता है। करेक्ट? दैट्स व्हाई हम लोग बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम पहले कूलम्स लॉ पे देखेंगे। ऐसा नहीं कूलम्स लॉ का जो फार्मूला है उस पे ही सब कुछ नहीं है, आपको यहाँ भी देखना पड़ेगा। तो सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। पहले बहुत आसान प्रॉब्लम से शुरू करते हैं।
मान लीजिए कि टू आइडेंटिकल पार्टिकल है जिसका मास सेम है और इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है d और दोनों पे चार्ज भी आइडेंटिकल है, करेक्ट। और इस स्ट्रिंग का लेंथ भी सेम है, इसका लेंथ l है और इसका लेंथ l है। और q दिया हुआ है, गिवन क्या है मैं वो बता रहा हूं, q दिया हुआ है, l दिया हुआ है और d दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है ना। अब तब पूछा जा रहा है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, करेक्ट, और इसका मास भी सेम है, तो लाइक चार्ज पार्टिकल है तो ऑब्वियसली रिपल्सन होगा, तो एक दूसरे के क्लोज आएगा या दूर जाएगा। बट ये डी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रेस्ट में है, तो रेस्ट में है इसका मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो। बट टॉर्क तो अभी आपको पढ़ाया नहीं है, यहाँ पे टॉर्क का कोई मतलब अभी नहीं है। तो आपको निकालना है कि इफ दिस सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, इसका वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, m का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग को निकालना है वैल्यू ऑफ m। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी एक पार्टिकल पे आप कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसको भी देख रहे हैं और इसको भी देख रहे हैं, किसी एक को। तो मान लेते हैं कि इसका नाम A है और इसका नाम B है, तो सपोज कीजिए कि मैं B पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, तो B पे अगर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो B पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा बताइए तो आप लोग को फ्री बॉडी डायग्राम तो सिखाए हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, और जिनको नहीं सिखाए हैं वो बाद में देख लेंगे। तो एक फोर्स तो लगेगा mg, और टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू द स्ट्रिंग। टेंशन ऑलवेज किधर लगता है, ऑलवेज टुवर्ड्स से अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू व्हाट, स्ट्रिंग। और कोई फोर्स लगेगा, यस, तो लेकिन वो अट्रैक्शन का है या रिपल्सन का, रिपल्सन का। और कल ही बताया था ना, यस कल ही बताए थे कि रिपल्सन का फोर्स में अवे होता है, लेकिन अवे में भी उस लाइन के अलोंग होता है, इसी दिन के लिए बताए थे। एक रहेगा कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इसका वैल्यू कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया, देखिए तो ठीक है, यस सर। तो अगर अब ए इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है इस फोर्स और इस फोर्स, तीनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो रहेगा। इसका मतलब है फॉर इक्विलिब्रियम resultant of all these forces becomes what, zero। मीटिंग ओवर।